नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। नाज़रीन, चूँकि इलेक्शन कैंपेन का दौरा है और इस दफ़ा हमने देखा ये भी है कि वो पीटीआई के लोग जो ये कह रहे थे कि जी हमें ना लेवल हो रहा है ना फील्ड मिल रही है, तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तो उस लिहाज से शायद कुछ हद तक उनकी कम अज़ कम खैबर पख्तूनख्वा की हद तक उनकी शिकायतें दूर होनी चाहिए, दूर होती दिखाई दे भी रही हैं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में बड़े बड़े कन्वेंशन हो रहे हैं, वर्कर्स कन्वेंशन हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं वो भी उनका भी आज कोहाट में जलसा था, और ज़्यादा जो तोपों है बिलावल भुट्टो जरदारी का वो पीटीआई की तरह तो थोड़ा बहुत है ही, लेकिन जो असल निशाना है वो पीएमएल-एन है। आज भी जब वो गुफ्तगू कर रहे थे तो क्या कह रहे थे ये देखते हैं। अगर मैं ये इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो आपका मसाइल का हल निकालने के लिए लड़ रहा हूँ। कोई अगर इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इसलिए कि वो जेल से निकल जाए, और जो दूसरा इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इसलिए कि वो जेल से बच जाए। हमें कहा गया कि पख्तूनख्वा से आप अपना कन्वेंशंस का आगाज ना करें। अब हमें कहा गया कि पख्तूनख्वा में यहाँ का जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो बहुत मुश्किल है और दहशतगर्द फिर रहे हैं। हमें कहा गया यहाँ तो फैसला तो हो गया है, किसी और को वजीर आला बनाना है। अब आए, मैंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले डरने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं। एक तरफ बिलावल साहब ये बातें कर रहे हैं और शायद उनकी बातों में वजन भी हो, लेकिन मामला ये है कि उनकी बातों को हल्का खुद उनके वालिद आसिफ अली जरदारी ने किया है, और यही बात कहते हुए आज जावेद लतीफ़ साहब भी पाए गए। जब उनसे ये पूछा गया कि पीपल्स पार्टी इतने वार कर रही है तनकीद के, आप लोग जवाब नहीं दे रहे, तो उन्होंने कहा उनका जवाब खुद आसिफ अली जरदारी दे रहे हैं, तो हम उनकी बात, जब वो उनकी बातों को सीरियस नहीं लेते तो हम कैसे ले लेंगे। हाँ, जिस दिन आसिफ अली जरदारी साहब हमारे हवाले से कुछ कहेंगे तो फिर हम इसका भरपूर जवाब देंगे। अब हम ज़रा जो इलेक्शन के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कुछ मौसम की सूरत हाल के हवाले से भी कहा है कि इलेक्शन होना मुश्किल होगा, दहशतगर्दी के जो मामलात हैं, जो थ्रेट्स हैं, और ख़ासतौर पे मौलाना साहब को जो लाइव थ्रेट, उस हवाले से जो है ज़रा हम बात करेंगे। और हम साथ हमारे साथ मौजूद हैं JUIF के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब और PTI के सीनियर रहनुमा फॉर्मर प्रोविंशियल फाइनेंस एंड हेल्थ मिनिस्टर तैमूर सलीम झगड़ा साहब। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। तैमूर झगड़ा साहब, मैं सिर्फ बात ये कर रही हूँ कि KP में इस वक्त जो सूरत हाल है, एक तरफ तो दहशतगर्दी के थ्रेट्स का जिक्र हो रहा है, खुद हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिक्र कर रहे हैं, और कि जी सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। दूसरी तरफ आप शिकायतें कर रहे थे कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जाती, लेकिन KP में जो शेर अफजल मरवत साहब के वर्कर्स कन्वेंशन के बाद जो एक लहर उठी है, आपकी शिकायतें तो यकीनन खत्म हो गई होंगी, लेकिन दहशतगर्दी का खतरा आपको नहीं है? ये वैसे मजाहिया बात है, और दो बातें मौलाना साहब ने कही हैं। क्योंकि कामरान साहब इतने लर्नेड आदमी है तो मैं माजरत करता हूँ थोड़ा सा ये पॉइंट आउट करने का। देखें, आज के कन्वेंशन के बाद जो कोहाट में हुआ है, जो मौलाना साहब को सर्दी लग रही थी कि 8 फरवरी को सर्दी बहुत ज्यादा होगी और बर्फ और ज्यादा होगी, मेरे ख्याल में महकमा मौसमियात की पेशन गोई से 8 फरवरी को बर्फ और भी ज्यादा होगी मौलाना साहब के नुक्ता नजर से। जहां तक दहशतगर्दी की बात है, कोई शक नहीं कि सिचुएशन आइडियल नहीं। हमारे अभी भी तकरीबन सारे जो प्रोग्राम्स हैं, सारे एडमिनिस्ट्रेशन के इजाजत ना देने के बगैर हो रहे हैं, जो कि एक इर्रिस्पॉन्सिबल काम है एडमिनिस्ट्रेशन का, क्योंकि सारी पार्टीज ये प्रोग्राम्स कर रही हैं, और ये जो है वो नीडलेसली अवाम को और एडमिनिस्ट्रेशन को एक दूसरे के आमने सामने करती है। हर प्रोग्राम के बाद अरेस्ट भी होते हैं, आपने बाजौड़ में देखे, आपने नौशहरा में देखे, FIRs होती है। जो एक प्रोग्राम हमें मिला था इजाजत, क्योंकि अगले दिन एडमिनिस्ट्रेशन और ECP की कोर्ट में पेशी होनी थी पेशावर में, उसमें भी पुलिस इतनी भेज दी और अंदर हमें मैसेजेस आ गए कि जी आप लोगों को अरेस्ट करने लगे, हालांकि सारे जो लीडर्स वहां थे वो बेल पे थे। तो मुझे ये बता दें, ये तो लेवल है ना प्लेइंग फील्ड है। फील्ड है जिसको प्लेइंग फील्ड हम खुद बना कर रहे हैं, और अभी भी आप शिकायतें कर रहे हैं।
अच्छा एक सेकेंड, देखिए मौलाना साहब की जो बात आपने थोड़ी सी इज़राए मजाक जरूर की होगी, लेकिन बहरहाल अगर हमारे मुल्क के इंटीरियर मिनिस्टर उठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि मौलाना साहब को लाइव थ्रेट्स हैं, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। इससे पहले कि मैं कामरान मुर्तज़ा साहब की तरफ जाऊँ, एक छोटा सा क्लिप है, शॉर्ट है, जो कि सरफराज बुगटी साहब का है, कोई गा दीजिएगा तो फिर मैं कामरान मुर्तज़ा साहब से बात करती हूँ। जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो आपको पता है कि इलेक्शन के दिनों में वो ज्यादा एक्सपोज हो जाती हैं, वो पब्लिक में जाती हैं, पब्लिक गैदरिंग्स करती हैं। अब जाहिर है लेकिन पॉलिटिकल लीडर्स को नहीं कहा जा सकता कि आप घर पे बैठे और ना वो एग्री होते हैं घर पे बैठने के लिए, जाहिर है ये चैलेंज है। और पॉलिटिकल लीडरशिप का अगर आप पास्ट में देखें, जब से टेररिज्म आई है 2002 ऑनवर्ड, आप अगर देखें शौकत अजीज साहब पे इलेक्शन कैंपेन के दौरान हमला होता है, फिर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा 2013 के इलेक्शंस में नवाब सनाउल्लाह जहरी पे अटैक होता है, उसमें उनके बच्चे शहीद हो जाते हैं। 2018 के इलेक्शंस में अगर आप देखें तो मीर सिराज रईसानी को 200 लोगों के साथ शहीद किया गया। पॉलिटिकल लीडरशिप को थ्रेट्स जरूर हैं, स्पेसिफिक थ्रेट किसी लीडर के हवाले से अभी तक महासवाए मौलाना फजलुर रहमान साहब के हमें रिसीव हुआ है, लेकिन जनरल थ्रेट पब्लिक रैलीज में जरूर है। और हमारी कैपेसिटी है, हमारी विल है, हमारी ये ख्वाहिश भी है और हमारी मेहनत भी है कि ये इलेक्शंस जो है वो पीसफुल हों। इलेक्शन पीसफुल हो, ये उनकी ख्वाहिश भी है, उनकी मेहनत भी है। लेकिन कामरान मुर्तज़ा साहब, ये कितना सीरियस मैटर है कि अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब को स्पेसिफिकली कहा जाए कि उनकी लाइफ को थ्रेट्स हैं और वो उसका मतलब है इलेक्शन कैंपेन नहीं कर पाएंगे, और दूसरी तरफ कम से कम केपी की हद तक तो हम देख रहे हैं कि पीटीआई तो कर रही है। पीटीआई को यकीनन करनी चाहिए, हम भी कर रहे हैं, जो हमारा बस हो रहा है वो हम कर रहे हैं बावजूद बैठ के। पीटीआई का और उनका जो पुराना जो रिश्ता है जो वो सबकी नॉलेज में होगा। किसका? पीटीआई और वो जो जिनको छोड़ दिया गया या जिनको ये सपोर्ट किया करते थे, वो रिश्ता सबकी नॉलेज में है यकीनन। तालिबान की बात कर रहे हैं आप? तहरीक तालिबान पाकिस्तान जिनको छोड़ा गया, मैं जिनकी भी बात कर रहा हूँ। अच्छा। जिनको छोड़ा इन्होंने, अच्छा, तो जिनको ये सपोर्ट किया करते थे, तो जाहिर है कि उसका बेनिफिट तो उनको होता है। और शायद मुमकिन तौर पे इसीलिए जो है मौलाना के लिए मुश्किलात बनाई गई हों। मगर एनी आओ, एक बात जो है ना ये जहन में क्लियर कर लें, इन्होंने बड़ा दोस्त जो भी थे उन्होंने बड़ा मौलाना पे तनकीद की, मगर हम इलेक्शन नहीं छोड़ रहे, इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। वो 8 फरवरी को हों, वो 5 को हों, वो 1 फरवरी को हों या इससे भी पहले हों, शेड्यूल आने दे। हम शायद ये हमारे जलसे भूल गए हैं, कोयटा वाला भी भूल गए हैं, पेशावर वाला भी भूल गए हैं, लाड़काना वाला भी भूल गए हैं, बावलपुर वाला भी भूल गए हैं, मरी वाला भी भूल गए। ये इसके ऊपर जो है ना वो इतराए ना कि ये इन्होंने कोई ऐसा जलसा कर लिया जिसमें इनकी तवक्को से ज्यादा लोग आ गए। ये इलेक्शन हम लड़ रहे हैं। मौसम का मसला जो है वो यकीनन एक हमारा नुक्ता नजर है, सिक्योरिटी का मसला हमारा नुक्ता नजर है। हमें लेकिन कैसे इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे अगर मौलाना साहब के लिए स्पेसिफिक कहा कि नो इशू। हमारे 84 लोग एक जगह पे शहीद हुए, अल्लाह न करें कि इनके लोग एक भी शहीद हो। ये जिस तरह से मजाक उड़ा रहे थे दोस्त, मैं नहीं चाहता कि इनका एक बंदा भी इस तरह से मारा जाए, मगर 84 लोग एक जगह पे शहीद हुए हैं, 200 लोग उस जगह पे ठीक है, अब्दुल्ला खुद जख्मी हुआ है। बिल्कुल ठीक है, हाफिज अब्दुल्ला साहब जख्मी हुए। सेनेटर साहब, इससे पहले कि मैं तैमूर झगड़ा साहब की तरफ जाऊं, लेकिन मामला ये है कि ठीक है, ये तो अब आपकी अपनी जगह, मौलाना फजलुर रहमान साहब खुद ये बात बार बार कर रहे हैं कि इलेक्शन कैसे होंगे, वहाँ पे सर्दी होगी, वहाँ पे बर्फबारी होगी, 2 सूबों में हम इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकते। आपने एक जुमला बीच में से निकाला ना, मौलाना साहब ये भी कह रहे हैं कि हम इलेक्शन नहीं छोड़ेंगे इन एनी केस। नहीं छोड़ेंगे, लेकिन 8 फरवरी की जो बात हो रही है उसको थोड़ा सा वो अपोज भी कर रहे हैं कि ऐसे वेदर में किस तरह से वोटिंग 8 फरवरी को हमने पहले भी अपोज किया था, मगर जब वो सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर में इनकॉर्पोरेट हो गया तो अब हम इस पे कोई हमारा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जिस दिन इलेक्शन करवाएंगे हम इलेक्शन के लिए हाजिर हैं। ठीक है। तैमूर झगड़ा साहब, अब आप पर ये इल्ज़ाम लग रहा है, आपको याद होगा कि पहले भी ये इल्ज़ाम लगते रहे, 2013 में भी ये बात होती रही कि आपका एक सॉफ्ट कॉर्नर जिनका जिक्र कर रहे हैं अपना कामरान मुर्तज़ा साहब, और वही शायद आपको जो है वो पे बैक हो रहा है वो चीज़। और फिर इमरान खान साहब ने जेल से खुसूसी ख़त भी लिख दिया तालिब उनके अफगान के हवाले से, तो वो भी थोड़ा सा एक उसमें शायद वैल्यू ऐड करे चीज़ों में। तो आप लोग तो माशाल्लाह ठीक कर रहे हैं, लेकिन फिर इनकी लाइफ अगर इनको थ्रेट्स है तो ये मामला किस तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड इनको किस तरह से मिलेगी, आपको अगर मिल रही है तो? देखिए, जो JUIF के बाजवाड़ के कन्वेंशन पे
खौफनाक धमाका हुआ था, सबसे ज्यादा मजम्मत हमने की थी। और बार बार हम ये कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस जो है वो उस काम के लिए इस्तेमाल किया जाए जो उनका जॉब है, लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी को देखना। अगर वो दहशतगर्दों के बजाय पीटीआई के हर यूनियन काउंसिल और विलेज काउंसिल के वर्कर को पकड़ने में लगे हुए, तो मुझे ये बता दें कि कैसे सिक्योरिटी सिचुएशन में बेहतरी आएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, जस्ट फॉर द रिकॉर्ड दोबारा मैं बता दूं, हैरानकुन बात है फरवरी में इलेक्शंस को अपोज करना मौसम के बायस, क्योंकि फरवरी में 2008 के इलेक्शंस भी हुए और 1997 के इलेक्शंस भी हुए, यानी पिछले 5 इलेक्शंस में 2 इलेक्शंस फरवरी में हुए हैं। तो बर्फबारी जो है तब मसला जो है वो नहीं था, ठीक है। अब आखिरी बात, ये इलेक्शंस होने चाहिए, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। और ये जो बहाने हैं, फॉर एग्जांपल ये जो आपने इमरान खान के सॉफ्ट कॉर्नर की बात की, JUIF से ये बात जो है वो इल्जाम लगना अच्छा लगता भी नहीं है। दूसरी चीज, जब पूरी ये पॉलिसी थी, हाँ हम सूबाई गवर्नमेंट में थे, लेकिन आपको याद होगा जब जून में ये इनिशिएटिव हुआ तो ये सब मिलके फेडरल गवर्नमेंट में थे और इन्होंने डिफेंड किया। और मेरे ख्याल में इस बात पे हमें पॉलिटिक्स नहीं खेलनी चाहिए, जैसे जो मुर्तजा सोलंकी का स्टेटमेंट था इमरान खान साहब के बयान के बारे में, अफगान रेफ्यूजीज के बारे में, आई एम सॉरी टू से इंतहाई गैर मुनासिब था। पहले केयर टेकर मिनिस्टर का ये स्टेटमेंट बनता नहीं था। दूसरी चीज, अफगान रेफ्यूजीज की पॉलिसी पे 2 राय पूरे पाकिस्तान में आई है और ज्यादातर जो अखबार हैं, उनके एडिटोरियल हैं, उन सब ने ये कहा है कि इससे ज्यादा बेहतर तरीके से ये हो सकता था, ताकि जिन लोगों को वापस भेजा जा रहा है उनकी इज्जत का ख्याल रखा जाए, और जो 40 साल पाकिस्तान ने मेहनत की है, अपने दरवाजे खोले अपने मुसलमान भाइयों के लिए, 40 साल उनको रख के ये उनके जब वो वापस जा रहे हैं तो ये तलखी ना पैदा हो कि जो इतना जबरदस्त काम पाकिस्तान ने किया है वो लोग भूल जाए। मुझे एक क्लैरिटी दीजिएगा तैमूर छकड़ा साहब कि आपको इनको अपने अफगानिस्तान भेजने पे एतराज नहीं है, सिर्फ भेजने के तरीक़ेकार पर एतराज है, ऐसे ही है? मैं जरा पीटीआई की अपनी हैट हटाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि देखिए खैबर पख्तूनख्वा से बिलोंग करते हुए इस पे 2 राय जरूर है। ठीक है, गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया है, मैं ऐसी बात नहीं करना चाहता जिसपे बाद दोबारा ये जबरदस्ती ये कहें कि वो है, लेकिन अगर आप देखें जो तरीका एक कार है उस पे तकरीबन सब लोगों को एतराज है जिन्होंने क्रिटिक किया है। कुछ लोग ये जरूर समझते हैं कि इनके लिए लीगलाइजेशन का एक प्रोसेस भी होना चाहिए जब लोग 30-40 साल एक मुल्क में रहते हो। इस आर्ग्यूमेंट को डिबेट करने में भी वजन है, लेकिन शायद जो सबसे जरूरी काम है वो ये है कि ये सारे काम केयर टेकर गवर्नमेंट कर रहा है, जबकि ये काम एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के हैं, और अगर इलेक्शन टाइम पे होते ठीक है तो मुझे लास्ट कमेंट लेने दें इस इशू पे सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब से। ठीक है कामरान मुर्तजा साहब, इस पे आप इनकी बात को सपोर्ट करते हैं कि इस तरह से वापस नहीं भेजे या उसका तरीक़ेकार सही नहीं है? आपका क्या स्टांस है JUIF का इस पे, अफगान जो इलीगल इमिग्रेंट्स उनको वापस भेजने पर? सेक्शन 230 जो है वो इतने बड़े फैसले करने का इख्तियार निगरान हुकूमतों को नहीं देती। ठीक है, ये एक बात। दूसरी बात ये है कि कोई भी फैसले हो तो वो फैसले जो है पहले डिबेट होने चाहिए पार्लियामान के लेवल पे। पार्लियामान का एक हिस्सा इस वक्त गो के मौजूद नहीं है, मगर दूसरा हिस्सा उसका पार्लियामान का मौजूद है, और ये इसके पीछे इसकी ओनरशिप जो है वो पार्लियामान ने नहीं ली, एग्जीक्यूटिव ने अगर ये कोई फैसला किया है तो वो एग्जीक्यूटिव जो है वो सिर्फ डे टू डे बिजनेस के लिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच कामरान मुर्तजा साहब, तैमूर छकड़ा साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए शुक्रिया। ब्रेक ले लेते हैं मुख्तसर सा, और ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर लॉयर हैं, फवाद चौधरी साहब के भाई हैं, और ज़रा जानेंगे कि फवाद चौधरी साहब का मामला है क्या, आखिर वो इतने अताब का शिकार हैं क्यों, और उसके साथ साथ हेवा चौधरी साहिबा जो ट्वीट कर रही हैं और उनकी जो रिजर्वेशंस हैं उनसे भी बात करेंगे।
जी नज़ीर, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज फवाद चौधरी साहब जो कि तो छोड़ चुके थे, लेकिन उन्होंने अभी तक अपना सियासी फैसला नहीं किया था, सियासी इन द सेंस कि किस पार्टी को वो ज्वाइन करने जा रहे हैं। जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और PTI से उन्होंने रिज़ाइन किया था अपने ओहदे से, तो उन्होंने कहा था मैं एक सियासत में ब्रेक ले रहा हूँ। और वो उस ब्रेक को शायद इंजॉय भी कर रहे थे, वो अपनी फैमिली टाइम को इंजॉय कर रहे थे, लेकिन दोबारा से उनकी गिरफ्तारी हुई और आज उनको अदालत में पेश किया गया। क्या कह रहे थे वो, शॉर्ट क्लिप है, ज़रा वो देखते हैं। पहले सारे जाली केसेस भुगत रहे हैं, ये केस खत्म होगा और बन जाएंगे। पाकिस्तान में जाहिर है इस वक्त कोर्ट में तो यूँ लग रहा है कि मरा होना ज़रूरी है आपका केस, तो आप इंतज़ार करते हैं कब मरते हैं। असल सवाल यह है कि PTI छोड़ देने के बावजूद फवाद चौधरी साहब इतने अताब का शिकार क्यों हैं। फवाद चौधरी साहब की अहलिया हिबा चौधरी की कुछ ट्वीट्स हमारे सामने आई हैं, जिसमें वो कह रही थी, उन्होंने कहा कि आज फवाद चौधरी को अदालत में पेश किया गया, फिर एंटी करप्शन के हवाले कर दिया। कल मुझे अडियाला जेल में फवाद से मुलाकात नहीं करने दी गई। वकील फैसल चौधरी के कहने पर यह सब हुआ और आज भी मुझे मेरी बेटी को पेशी के हवाले से कोई इत्तला नहीं दी जा रही, और ये फैसल चौधरी की तरफ से हो रहा है। फिर उन्होंने कहा कि फवाद साहब अभी तक नाअहल नहीं हुए और उनकी कैंपेन मैं खुद करूंगी, जेलम से इलेक्शन वही लड़ेंगे और कोई सोचे भी नहीं कि उनकी जगह कोई इलेक्शन लड़ेगा। और उसको जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया था, वो रिस्पॉन्ड उन्होंने ये किया था, फैसल चौधरी चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान से मुलाकातें कर रहे हैं कि इनकी पार्टी को टिकट दिया जाए। हिबा चौधरी की गुफ्तगू। हिबा चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हिबा फवाद चौधरी साहिबा। जी हिबा फवाद चौधरी साहब, पहले तो मुझे बताएं कि लोग ये जानना चाह रहे हैं, बशमूल मैं ये जानना चाह रही हूँ कि PTI तो छोड़ चुके हैं ना। असल ये नजर आता है कि PTI छोड़ने पे दबाव है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब फवाद चौधरी साहब ने कहा कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा। PTI वो छोड़ चुके हैं, फिर वो इतने अताब का शिकार है क्यों, और उन पर केसेस हैं क्या, पहले तो ये बताएं। नहीं, सबसे पहले मुझे आप इस बात को जरा थोड़ा सा क्लियर करें कि आप दबाव किसकी तरफ आपका इशारा है। आप लोग ये कह तो देते हैं कि जी दबाव है, ये है, आप नाम क्यों नहीं लेते कि कहाँ से दबाव है? आप किसकी तरफ आप मुखातिब हैं, ताकि हमें भी पता चले कि आप किसको मुखातिब करना चाह रहे हैं। मैं मुखातिब नहीं कर रही हूँ। आप कह रही है ना कि दबाव है, आप कह रही है ना कि दबाव है। नहीं, मैंने तो नहीं कहा कि दबाव है। मैंने तो नहीं कहा कि आपको दबाव है। मैंने नहीं कहा, मैंने तो पूछा है। हाँ, नहीं, देखें, दबाव कोई नहीं है हमारे ऊपर। और देखें, वो एक सियासी आदमी है और ये रहना और सियासत करने का फैसला जो उनका है वो आपको खुद ही बता सकेंगे। मेरी इस मौजू पे तो उनसे कोई बात नहीं हुई कि उनका आगे सियासी करियर क्या है। हाँ, ये जरूर है कि जिस केस में उनको जुडिशल किया गया था, वो 50 लाख रुपए रिश्वत देने का केस था, मैं उसके ऊपर जरूर आपसे बात करूंगी। और अभी उनको एंटी करप्शन के मुकदमे में जो दर्ज किया है उसमें उनको 1 रोजा रिमांड आज फिर एक्सटेंड। तो आपको मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा? पहले तो आप बेटियां भी उनसे मिलती रही, आप भी मिलती रही, क्या वजह है कि आप कोर्ट भी नहीं जाती? मुझे खुद नहीं समझ आया कि ये क्या रीजन है कि मुझे पहले भी काफी डिफिकल्टी थी, क्योंकि जितनी भी लीगल साइड है मुझे, क्योंकि इनके भाई ही वकील हैं और वो ही कह रहे हैं कि जी मैंने ही हैंडल करना है और कोई वकील आपने नहीं करना, तो हमें किसी किस्म की, मुझे एज अ वाइफ और मेरे बच्चों को वो नहीं मिल रही है कि लीगल साइड पे क्या हमारी केसेस की तरफ जा रहे हैं और क्या हो रहा है वहाँ पे। अच्छा हिबा, बस मुझे लास्ट में ये बताएगा कि आपको मुलाकात नहीं करने दी जा रही है, ये सब कुछ हो रहा है। ट्वीट की है वो उसमें आपने फैसल चौधरी साहब का नाम लिखा है कि उनकी तरफ से ये सब कुछ हो रहा है, ये क्या मामला है? ये मामला ये कि देखें, बाहैसियत वकील वही फवाद के केसेस देख रहे हैं, और जब मैं कहती हूँ कि मैंने कोई और वकील करना है तो उसके ऊपर वो बहुत एक रद्द अमल अपना जोरदार दे रहे हैं कि नहीं मैंने करना है, क्योंकि मुझे एक्सेस नहीं हो रहा 2 महीने से 2 वीक से फवाद से मिलने का। और अडियाला में भी मेरे पास हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि मुझे और मेरे बच्चों को नहीं रोक सकते मिलने के लिए, लेकिन आई डोंट नो ये वहाँ पे साजिश क्यों की जाती है और मुझे नहीं मिलने दिया जाता उनसे। अच्छा, क्या अभी भी मुझे नहीं पता कि उनको पेश कर रहे हैं, कहाँ किया है। आपने मालूम करने की कोशिश की कि क्या रीजन है, क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? मालूम करने की कोशिश की है, लेकिन अब मैं इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करूंगी और मालूम करने पे क्या पता रोका जा रहा है। मालूम करने पे क्या पता चला? मालूम करने से कोई जवाब नहीं आता जी, कोई जवाब नहीं आता, समझ आया। अच्छा, मे बी इलेक्शन रिफ्ट कह लें आप इसको या क्या कह लें, लेकिन मैं आपके प्रोग्राम से ये कहना चाहूंगी कि फवाद चौधरी साहब अपने हलके से जेल में होंगे, जेल से इलेक्शन लड़ेंगे और उनकी जगह पे कोई इलेक्शन नहीं लड़ेगा जब तक उनका कोई फैसला नहीं आता। क्या इस बात में हकीकत है कि फैसल चौधरी साहब चाह रहे हैं कि अगर फवाद नहीं तो वो लड़े इलेक्शन?
जी मुझे कुछ नहीं पता उनकी साइट का, मैंने तो उनकी पिक्चर्स वगैरह देखी हैं। हाँ। लेकिन मेरी इस हवाले से फवाद के ऊपर से, फवाद से या मेरे से कोई बात नहीं होंगी। लेकिन मुझे जो कहा गया है कि जी आप मेरी इलेक्शन कैंपेन रन करेंगी, मैं आपको उन्हीं का मैसेज दे रही हूँ फवाद साहब का, मैं अपनी तरफ से कोई बयान नहीं दे रही हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच हिबा चौधरी साहिबा। जी नाज़रीन, फैसल चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि फवाद चौधरी साहब के भाई भी हैं, उनके वकील भी हैं। उनसे ज़रा मालूम करते हैं कि फवाद चौधरी साहब पर इस वक्त एग्जैक्टली क्या केसेस हैं और वो इस वक्त इतने अताब का शिकार क्यों हैं। जी फैसल चौधरी साहब। जी नादिया, इस वक्त मैं ये पूछना चाह रही हूँ बेसिकली क्या मामला क्या है, इतने अताब का शिकार क्यों नजर आ रहे हैं फवाद चौधरी साहब, जबकि पीटीआई को खैरबाद भी कह चुके हैं। देखिए, इस अताब की जो बज़ाहिर वजह जो है वो तो ये लगती है कि इलेक्शन जो है उसमें जो मुखालिफिन है, एक पार्टी जो है जिसको पैम्पर किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है, तो उसको वॉक ओवर देने के लिए जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं जो कि आज़ाद हैसियत में भी इलेक्शन जीत सकते हैं या इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं, तो उनको जो है बिहाइंड द बार्स रखना है ताकि इलेक्शन में एक वॉक ओवर दिया जाए। तो इसके अलावा तो कोई और वजह नहीं है। किस पार्टी की तरफ इशारा है आपका? इस्तेकाम पार्टी, जहांगीर तरीन साहब मुस्लिम लीग नून की तरफ से। जी, इस्तेकाम पार्टी तो रन में भी नहीं है। अपना मुस्लिम लीग नवाज के जो हमारा मुकाबला उनके साथ होता है, पहले भी उनके साथ हुआ था, ज़िमनी में भी 2016 में बड़े कम मार्जिन से हमें हरवाया गया, फिर हमने 2018 में जीता और फिर जो पीछे सब जब वजीर थे तो हमने अपने इलाके में डेवलपमेंट के बहुत काम करवाए हैं। हमने वहाँ पे बहुत ज्यादा अपने लोगों पे इन्वेस्ट किया है, टाइम दिया है अपने हल्के में। हमारी जो रेपुटेशन तो आप ये कह रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी के पीछे, उनके केसेस के पीछे सियासी मुहरकात है, सियासी मुहरकात की वजह से ही वो जेल में है। उनके खिलाफ जो केसेस हैं वो बिल्कुल अब्सर्ड है। पहले तो फवाद चौधरी साहब ने डिसाइड कर लिया था कि वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे। फवाद चौधरी साहब ने ये डिसाइड कर लिया था। मैं नादिया, लेट मी कंप्लीट प्लीज। जो उनके खिलाफ जो केसेस हैं, पहले सबसे पहले जो एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट पंजाब है वो मेरा घर गिराने के लिए पिंड नादर खान में तैयार थे। फिर मुझे पिंडी हाई कोर्ट में जब मैंने रिट किया तो एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट ने वो नोटिस विड्रॉ किया और चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी ने आके वहाँ पे स्टेटमेंट दी कि ये तो बिल्कुल कानून के मुताबिक नक्शे भी पास हुए हुए और सारा काम कानून के मुताबिक। और वहां से ये हटे तो एक और केस में जो है वो उनको इन्वॉल्व कर दिया। और पहले एक यहाँ पे इस्लामाबाद में केस किया जिसमें 4 नवंबर को 9 बजे केस रजिस्टर हुआ और 11:30 बजे वो मेरे घर के बाहर नाश्ता कर रहे थे हम लोग, तो उनको नाश्ता भी मतलब अभी वहां से उठाया गया और एक एब्सर्ड तरीके से, और उसका मुद्दई आज तक जो है वो सामने नहीं आया, वो जो इस्लामाबाद का केस। इसी तरह से झेलम पुलिस ने तो बिल्कुल ही जो है वो हद पार कर ली कि खाद चोरी का मुकदमा और मंजियों का जो चारपाइयां होती हैं उनका, और वो मुकदमा कर दिया। और अब एंटी करप्शन में एक ऐसा केस जिस हाउसिंग सोसाइटी का नाम लिया जा रहा है उसका एनओसी तक नहीं है, उसका एनओसी तक भी मंजूर नहीं हुआ और ये कहा गया कि जी एनओसी मंजूर कराने के लिए फला आपने उनके जरिए से पैसे लिए। तो इस किस्म के अब्सर्ड किस्म के जो है वो केसेस बनाए जा रहे हैं। फिर 9 तारीख को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थे हम लोग, उनकी हाजिरी लगी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और रात को 11:30 बजे उनको बेल दी चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने। और फैसलाबाद में 9 मई के केस में उनका वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किया हुआ है, हालांकि वो वहां पे मौजूद भी नहीं थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मौजूद थे, हाजिरी लगी हुई। तो इस किस्म की जो है वो एब्सर्डिटीज जो है वो है। लेकिन फिर यहाँ पे शायद जाहिर है यही वजह थी। हाँ, वेरी ट्रू। शायद यही वजह है कि फवाद चौधरी साहब आज बड़े फ्रस्ट्रेटेड भी लगे और जिस किस्म का उन्होंने जो स्टेटमेंट दी उन्होंने मीडिया को, वो भी बड़ी हार्ट रेंचिंग थी। बट लेट्स मूव फॉरवर्ड। आपकी मुलाकात हो रही है फवाद चौधरी साहब से? एज अ वकील भी हो रही होगी? जी, मेरी पेशियों के दौरान भी मुलाकात होती है और हफ्ते में एक दिन हमारी फैमिली की, सारे उनके बच्चों के भी मुलाकातें हो रही हैं, डयाला में भी होती हैं फ्राइडे वाले दिन। अच्छा, हिबा चौधरी साहिबा कह रही हैं कि ना उनको
ना उनको मिलने दिया जा रहा है, ना उनके बच्चों को मिलने दिया जा रहा है। That is our family affair. I will not discuss on media. ये टाइम भी नहीं है फवाद साहब। सर फैमिली अफेयर तो है, बट this is our उन्होंने family ट्वीट affair. की है। I don't want to respond to that. That is between me and my family. We will sort it out within our home. ये मीडिया पे डिस्कस करने वाला इशू। अच्छा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन चले मैं फैमिली मैटर को साइड पे रख देते हैं। क्या वजह है? नहीं, आई डू रिस्पेक्ट एंड आई डू अंडरस्टैंड। मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूँ, छोड़ दीजिए इस मैटर को कि क्या उन्होंने वजूहात बताई, लेकिन क्या ये हकीकत है कि उनको नहीं मिलने दिया जा रहा उनकी बच्चियों को? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये जो मामलात हैं, देखिए ये हमारे प्राइवेट अफेयर्स है, तो ये अभी मामला मैंने कहा ना कि बात ही नहीं करी ना, साहब की जो बिल्कुल नहीं कर रही, बिल्कुल नहीं कर रही कि उन्होंने क्या बात की क्या नहीं की, लेकिन क्या ये हकीकत है कि वो लोग नहीं मिल पा रहे? नहीं, मुलाकात होती है, बच्चों की मुलाकात अडयाला से आप खुद पे पता कर लें, वो भी होती है। और पेशियों के ऊपर पेशियां हो नहीं रही थी, पेशियां जो है वो कल से दोबारा हुई हैं बीच में। तो क्योंकि यहाँ पे इस्लामाबाद में जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं जिनके चालान नहीं दाखिल किए जाते, उनको पे भी जुल्म ये है कि पुलिस चालान दाखिल नहीं करती, और जज साहबान ने ये कहा कि आप ई हाजिरियां लगाएं। तो ई हाजिरी जो है वो तो जेल के प्रेमिसेस में आप लोगों को उनकी सोबतों में छोड़ दें, और पुलिस जो है वो चालान जो है वो जमा न कराए, तो 6-6 महीने जो अंडर ट्रायल प्रिजनर बेचारे जो है वो जेल में धक्के खाते फिरेंगे। और ये निज़ाम है जो आज भी फवाद साहब का जो स्टेटमेंट था, वो तो जो अदालती निज़ाम जो नज़ा की हालत में है, जो कि किसी के हकूक की पासदारी को नहीं करना पा रहा है, जो जजेस बेचारे करते हैं उनके साथ भी बहुत बुरा सलूक किया जाता है। तो यहाँ पे जो अदालतें हैं, ये जो अदालती निज़ाम है, उससे हम वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं चौधरी फवाद साहब भी, मैं भी, लेकिन मैं बाहर के रवैये से बड़ा मायूस हूँ। मैं अदालतों को जो है वो देख रहा हूँ कि बेबस नजर आती है हर चीज। यहाँ पे मुल्क को आईन कानून के मुताबिक तो चल ही नहीं रहा। बिल्कुल फैसल चौधरी साहब, आप एक सीनियर लॉयर हैं, और मुझे याद है जब आप मेरे प्रोग्राम्स में आते थे और मैं आपसे पीटीआई की कोई बात करती थी तो आप कहते थे कि मैं पीटीआई नहीं हूँ, मैं एक लॉयर हूँ, इंडिपेंडेंट लॉयर हूँ, मैं उनके केसेस जरूर लड़ा हूँ, बट आई एम नॉट पीटीआई। मैंने क्योंकि उनका पॉलिटिकल ऑफिस का भी होल्ड नहीं किया एज ए पार्टी। दिस इज द सेम थिंग आई एम कोटिंग। ट्रू, दिस इज द सेम थिंग आई एम कोटिंग। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि क्या आप आने वाले इलेक्शंस में किसी के भी टिकट से इलेक्शन लड़ने का कोई इरादा रखते हैं? देखिए, मेरी तो इलेक्शन लड़ने का इरादा जो है वो नहीं है। हमारा जो सियासत होती है नादिया, हमारे यहाँ पे ये फैमिली अफेयर्स होते हैं, और फैमिली ही डिसाइड करती है कि इलेक्शन लड़े जाते हैं। हमारा पॉलिटिकल फेस फवाद चौधरी साहब हैं। फवाद चौधरी साहब भी फैमिली की पॉलिटिक्स जो है वो देखते हैं। वो जेल से भी इलेक्शन लड़ना पड़ा तो वो लड़ेंगे, और वही इलेक्शन लड़ेंगे। उनके अलावा कोई भी इलेक्शन जो है वो इसका फैसला नहीं हुआ कि कौन इलेक्शन लड़ेगा या नहीं लड़ेगा। फवाद साहब ने इन केस फवाद चौधरी साहब नाअहल हो जाते हैं तो फिर आप ये फरीजा फिर हमारे फैमिली के एल्डर्स सारे बैठेंगे और फिर हम डिसाइड करेंगे ये। लेकिन मेरे ये कभी इम्कान है और मुझे उम्मीद है कि उनके खिलाफ जो केसेस है वो इतने absurd है वो डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते, और ना ही वो डिस्क्वालीफाई होंगे, और वही इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे इंशाल्लाह। और हम इसमें जो है उनको जेल के अंदर से भी फतह से हम किनार कराएंगे। चले ठीक है, थैंक यू वेरी मच फैसल चौधरी साहब टाइम का। और बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने कह दिया है कि जी फवाद चौधरी साहब ही इलेक्शन लड़ेंगे, अनलेस एंड अनटिल वो अगर डिस्क्वालीफाई होते हैं तो फिर फैमिली विल डिसाइड कि इस लेगेसी को जो पॉलिटिकल फैमिली पॉलिटिक्स है इसको कौन आगे लेकर चलेगा। मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं। पंजाब में क्या पॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है? सीट एडजस्टमेंट की भी बातें हो रही हैं, 2/3 अक्सरियत का मुतालबा भी हो रहा है, नवाज शरीफ साहब के बदलते हुए बयानिए भी हमें नज़र आ रहे हैं, और बहुत सी सूरत हाल। उस पर हम ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ तो नसीम सहरा साहिबा हमें ज्वाइन करेंगी, उनसे ज़रा इस हवाले से कहेंगे रोशनी डालें। जी नज़ीर, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और जिस वक्त जो है वो सारा के सारा जो सियासत का महवर है वो पंजाब है। हमें और आपको ये पता है कि पंजाब ही बैटल फील्ड भी होती है। जिसने पंजाब में क्लीन स्वीप कर लिया या पंजाब में उसने अच्छा नंबर गेम अपना स्कोर कर लिया तो वो वफाक में हुकूमत बनाने का अहल भी होता है और इस काबिल भी हो जाता है।
मामला कुछ हुए कि जब नून लीग और खासतौर पर मियां नवाज शरीफ साहब जब 21 अक्टूबर को वापस आए तो पूरी की पूरी नून लीग ये कैंपेन चला रही है कि हम क्लीन स्वीप करेंगे। पूरा पाकिस्तान जो है वो उमड़ आया है, नवाज शरीफ साहब को वोट देगा और उसके बाद हम 2/3 अक्सरियत के साथ इस मुतालबे के साथ वो सामने आए कि अब हुकूमत भी बनाएंगे। अगर ये वाकई इतने बड़े बड़े दावे हैं और इन दावों में इतनी बड़ी बड़ी सच्चाइयां हैं तो फिर क्या वजह है कि नून लीग जो है वो दूसरी तरफ सीट एडजस्टमेंट पर भी जोर दे रही है? कभी मुलाकात हो रही है मौलाना फजलुर रहमान साहब से, कभी सिंध में इत्तेहाद बन रहा है, उसके बाद क्यू लीग चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ भी सीट एडजस्टमेंट की बात, और उसके अलावा IPP से भी। तो मामलात है क्या और ग्राउंड रियलिटी है क्या? हम इस वक्त ज्वाइन करिए, सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर ज़हरा साहिबा। थैंक यू वेरी मच नसीम ज़हरा साहिबा प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। ज़रा में बताते जाइएगा कि पंजाब में सूरत हाल है क्या, क्या पक रहा है पंजाब में? कहा जाता है पॉपुलर वोट PTI का है, लेकिन जो PML दावे हैं वो किस हद तक आपको उनमें सच्चाई नजर आती है? जी अस्सलाम वालेकुम नादिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, आप मुझे हंसी आ रही थी, आप कहती थी ग्राउंड रियलिटी क्या, ये बताएंगे नसीम जरा? मैं ग्राउंड रियलिटी तो क्या बताऊंगी, लेकिन जो रियलिटी इस वक्त है, जो एक जो प्लान बना हुआ है जिसके तहत कोलिशन गवर्नमेंट को लाना है और हुकूमत वही करेगी, कोलिशन गवर्नमेंट। हालांकि उधर भी बहुत से सवालात हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब बहुत से सवाल उठा रहे हैं। अब वो रियासती एहतसाब की बात कर रहे हैं, यानी कि एक तो एहतसाब है ना कि एक दूसरे के ये अटैक करे होते हैं, बट अब वो बार बार रोजाना कह रहे हैं कि जी ये कौन निकालता है, बार बार क्यों निकालता है, ये ना समझे मैं गाड़ियों में बैठूंगा और ऐसे हुकूमत चलेगी। लेकिन वहां तो हम जाके देखेंगे कि किसने किया, और उन्होंने नाम भी लिया है, आपको मालूम है, उन्होंने जनरल फैज का नाम लिया, उससे पहले जनरल बाजवा का। तो एक तरफ तो ये एक किस्सा चल रहा है, दूसरी तरफ ये जरूर है कि अब कोलिशन गवर्नमेंट ही बनने जा रही है। जो प्लान है वो तो यही है कि कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी, और प्लान की हम नहीं बात करें, प्लान की बिलावल भुट्टो हर दिन बात करते हैं। वो कहते हैं जी ये देखिए लेके जो आया है वो कर रहे हैं, और नवाज शरीफ साहब उनसे कह रहे हैं कि मुझे 2/3 अक्सरियत दिलवाओ। तो वो आप उस दूसरी तरफ ये रियलिटी देख रही हैं। अच्छा, जो तीसरी तरफ मामला जैसे आपने बताया कोलिशन गवर्नमेंट का, अब बाप का किस्सा तो बड़ा दिलचस्प है कि खुर्शीद शाह साहब और ये सब आके टीवी पर कहें पीपल्स पार्टी वाले कि लो ये तो हमारे लोग थे, तो इनको कह दिया गया कि आप कहीं और चले जाएं। हमने कहा जी क्या मतलब कह दिया? उन्होंने कहा आपको पता है कौन कहता है? तो उन्होंने कहा वो तो कहीं और चले गए हमें छोड़ के। फिर उन्होंने कहा साउथ पंजाब के भी हमारे पास आने थे, उनको भी कह दिया गया। तो ये जो कह दिया गया वाली बात है, उसमें बाप भी इनके पास जा रही है, GDA भी इनके पास जा रही है। सिंध में आप देखिएगा MQM भी वहां कराची में इनके पास चली गई है। और अब जो IPP है, वो जो जहांगीर तरीन साहब की और शहबाज शरीफ साहब की मीटिंग हुई, और तो वो तो छोड़ दें कि जो हालिया जो माजी होता है, हाल ही का माजी इतना दूर भी नहीं, उस वक्त ये एक दूसरे के कितने कसीदा गोई करते हैं और अब कहाँ खड़े हैं। तो कुछ ऐसा ही एक तमाशा है जो सामने हमारे बन रहे हैं। लेकिन मुझे ये कहने दें कि इसमें नादिया ये कोई बात हतमी नहीं है। बार बार हम यही कहते हैं कि कोई बात हतमी नहीं है, क्योंकि चीजें बदलती हैं और डायनामिक्स बदलते हैं। बयानात जब बदलते हैं तो वो किसी चीज की अक्कासी कर रहे होते हैं। तो वो आप देख रही है सारा के मीटिंग हो रही है, और ये जरूर है कि भाई हुकूमत इन्हीं की बननी है। और उसके साथ साथ एक जो PTI की हकीकत है, वो अब KPK में आपने देख लिया कि पिछले 2 हफ्ते में लोग निकले बाहर और क्या हो रहा है। और अब वो कह रहे हैं जी हम पंजाब जा रहे हैं। तो वहाँ KPK में तो पेशावर हाई कोर्ट ने उनको 2 दफा उनके केम टू द डिफेंस और कहा एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप इनको वो स्पेस दें जो बाकियों को दे रहे हैं। अब देखते हैं पंजाब में क्या होता है। तो बहुत से मामलात हैं जो मेरे ख्याल है कि आरापिन दिए। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि जो प्लान है, क्योंकि एक प्लान तो है, यानी कि अगर लिखा हुआ प्लान नहीं है लेकिन नजर तो आ रहा है
के प्लान है तो उसमें कोलिशन गवर्नमेंट हो। नसीम ज़रा साहबा, नवाज शरीफ साहब वापस आए, आपने 21 अक्टूबर का जलसा, उसमें उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। दोबारा से नवाज शरीफ साहब का बदलता हुआ बयानिया, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने ये भी की कि हम ज़रूरी नहीं है कि हमसे हुकूमत करने आए हैं कि हमें बड़ी बड़ी गाड़ियों में घुमाना है या घूमना है, हमने एहतसाब करना है, हमने मुहासबा करना है। क्यों निकाला, उस वाले बयानिए पे वापस आ गए। दूसरी तरफ ये क्लेम कि जी हम मेजॉरिटी भी लेंगे। फिर अब जो सीट एडजस्टमेंट की बात है, तो क्या नवाज शरीफ साहब को कहीं से ये उन पर दबाव है कि जी आपने सीट एडजस्टमेंट पे जाना ही जाना है, उसके बाद आपने इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने, जैसे कि तकरीबन 20 नेशनल असेंबली की सीट्स आईपीपी डिमांड कर रही है कि हमें सीट एडजस्टमेंट में हमें एडजस्ट करें। तो क्या नवाज शरीफ साहब को ये बदलता हुआ बयानिए के पीछे क्या राज हो सकता है? देखिए ना, ये जरा तजाद भी देख लीजिएगा कि आप ये कह रहे हैं कि आपका तजाद नहीं, मेरा मतलब जो इस वक्त सूरत हाल है, एक तरफ ये कि आईपीपी को मिल रहे हैं कि जी उनसे कुछ ना कुछ, उन्होंने कहा ना 25 मांगी हैं उन्होंने सेंटर में शायद, और पता नहीं 15 या कुछ पंजाब में 25 या कुछ मांगी है। हाँ। जी, तो ये अब वो कहा गया कि नवाज शरीफ साहब तय करेंगे, डिसाइड करेंगे। शहबाज शरीफ साहब का ये कहना था। तो कहने का मकसद ये कि आईपीपी कहाँ से आई है, सबको मालूम है कि जो जैसे होता है उखाड़ पिछाड़ और इधर इसको भेजो उसको भेजो। 2018 में किया, उस वक्त इमरान खान साहब को पीटीआई के उनको फायदा देने के लिए, अब किसी और के लिए, पीएमएलएन के लिए किया जा रहा है। लेकिन जो नवाज शरीफ साहब हैं, जो आप कह रही हैं ना कि वो उनका बयानिया क्यों बदला, उनका बयानिया बदला इसलिए क्योंकि ये वोट को इज्जत दो। नवाज शरीफ साहब की जो अपना एक टेम्परामेंट है, वो ऐसा टेम्परामेंट नहीं है कि वो कहेंगे छप चुप करके मैं बैठ जाता हूँ। वो तो बार बार नाम लेंगे। भी तो आपने 3 मरतबा देखे इन द लास्ट 4-5 डेज। ये मैं आपको यकीन से कह देती हूँ कि ये अब आने वाले दिनों में और ज्यादा तेजी आएगी इसमें कि वो अटैक करेंगे एस्टेब्लिशमेंट को। और ये एक और जो दिलचस्प बात है वो ये है कि मतलब ये बड़ी मजाका खेज बात होती इफ इट वाजंट सो सीरियस कि उसका इम्पैक्ट इन चीजों का मुल्क पर क्या होता है और लोगों की जिंदगी पर क्या होता है। अब आप बिलावल भुट्टो को देखें, वो तो रोज बरोज और तेजी पकड़ है उनका बयान कि ये गेट नंबर 4 है और ये है, और किस तरीके से कभी आईजीआई बनी है, कभी इसको बना रहे हैं, कभी इसको। तो मुझे तो लग रहा है कि जैसे दौड़ लग गई है इस पे कि कौन इस्टेब्लिशमेंट को ज्यादा बुरा कहेगा, कौन इस्टेब्लिशमेंट को ज्यादा कसूरवार ठहराएगा। इस सब में फिर इस्टेब्लिशमेंट कहाँ जाएगी। मतलब ये बड़ा आप देखेंगे कि ये डायनामिक्स बदलती रहेगी। लेकिन क्योंकि देखिए ये ना तो दौर है 1980 का, ये मुख्तलिफ वक्त है जब चीजें सब सामने भी आ जाती हैं। तो ये चीजें बहुत बदलता हुआ आपको डायनामिक नजर आएगा। ये जरूर अच्छा अब ये कि भाई पीटीआई को बिल्कुल स्पेस नहीं देनी, अच्छा लेकिन फिर अब पीटीआई को स्पेस मिल भी गई है। वो पेशावर हाई कोर्ट तो बोल पड़े ना। आप देखिए 2 मरतबा उन्होंने 40-50 दिनों में सख्त लिए पोजीशन। तो हम देखेंगे आगे क्या होता है। अच्छा, ये जो आखिर में सिर्फ पूछना ये चाहूँगी कि ये जो तासुर था जिसमें किस हद तक सच्चाई है कि जी नवाज शरीफ साहब एक डील के तहत और एक मुआहदे के तहत या एक कॉम्प्रोमाइज़ कह ले, जो भी उसके तहत उनकी वापसी हुई है। अब अगर ऐसा है तो फिर आपको याद है शहबाज शरीफ साहब गए थे जब उन्होंने लंदन से आने से पहले एक स्टेटमेंट दिया था, यही एहतसाब टाइप का बयानिया, और 5 लोगों के नाम लिए थे। शहबाज शरीफ साहब ने उनको रोका और उसके बाद, लेकिन अब जब दोबारा से नवाज शरीफ साहब अपने उसी बयानिए पे वापस आ रहे हैं, शायद उसकी वजह यही है जो आपने भी कहा कि जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट एक पॉपुलर स्लोगन बन जाता है, पॉपुलर वोट बन जाता है। दूसरी तरफ पीपी है, एक तरफ पीटीआई है। तो क्या नवाज शरीफ साहब का जो है खामोश मुआहदा या खामोश डील वो इससे असरअंदाज हो सकती है? पता नहीं आप खामोश कैसे कह रही हैं नादिया। ये खामोश थी कि जल्दबाजा ने मैं एहतियातन कह रही हूँ। नहीं, मेरा मतलब कि हमें तो जर्नलिस्ट को जो बात लोगों को नजर आ रही है वो तो हम कहेंगे सब, यानी कि जल्द बाजवा ने, मैं तो उमूमन कहती हूँ जल्द बाजवा ने तो पब्लिकली कह दिया था ना। मतलब पब्लिकली क्या, उन्होंने लोगों से बात की, लोगों ने फिर आके लिख दिया जर्नलिस्ट ने कि जी वो कह रहे हैं बड़ी ज्यादती की थी हमने नवाज शरीफ साहब के साथ, ये किया था, ऐसे किया था। तो ये तो फिर बात क्लियर हो गई थी ना कि उन्होंने रिवर्स किया, जो उन्होंने 2018 में किया था उसको रिवर्स इन्होंने किया। तो ये अब वापस नवाज शरीफ साहब उसी के तहत आए हैं और फिर
देखिए ना, ये नहीं कि कोर्ट्स कानूनी चीज करे गैर कानूनी, लेकिन यकीनी तौर पे नवाज शरीफ साहब खुद भी कह रहे हैं कि जी मुझे जस्टिस सिद्दीकी ने कहा कि जनरल फैज आए, उन्होंने कहा कि 2 साल की मेहनत जाएगा जाएगी अगर आपने इनको निकाल दिया। तो कहने का मकसद ये है। और अब देखिएगा कि जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद की जो उनकी हुई थी, हैंगिंग हुई थी, जो मर्डर हुआ था, जुडिशियल मर्डर, उस पे आप देख रही है ना कि क्या हो रहा है आजकल। तो कहने का मतलब कि ये सबको मालूम है कि इदारे और ये जुडिशरी और सब को जिसका दिल चाहता है कि वो उसको तोड़ मोड़ देता है। तो शायद अब भी यही लोगों पर को इम्प्रेशन है। तो इसमें नवाज शरीफ साहब, मेरा ख्याल है कोई मुस्तकिल मिजाजी उनकी एक ही चीज में होगी, वो ये कि वो इस्टेब्लिशमेंट को कहेंगे हमने हिसाब किताब करना है आपसे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच नसीम ज़हरा साहब। प्रोग्राम से दीजिए नादिर मिर्जा को इजाजत। अल्लाह हाफिज।